अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, वो तहरीक इंसाफ जो इंसाफ की बातें करती रही, एहतसाब नहीं बल्कि कड़े एहतसाब के नारे लगाती रही, उसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। बैरून मुल्क से नवाज शरीफ को वापस लाने के बार बार दावे किए गए, तारीख पर तारीख दी गई, लेकिन फिर यह कह दिया गया कि नवाज शरीफ को अल्लाह के सिवा कोई वापस नहीं ला सकता। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी सहूलतकारी की गई। जिन्होंने बड़े मियाँ साहब को बाहर भिजवाया, वो तो छोटे मियाँ साहब को भी लंदन भेजने के प्लान बना चुके थे। शहबाज शरीफ जो मफामती फार्मूला लेकर नवाज शरीफ साहब के पास जाना चाह रहे थे, उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वही शोर जो नवाज शरीफ की बैरून मुल्क वापसी से पहले सुनाई दिया, एक बार फिर शहबाज शरीफ को रोकने के लिए सुनाई दिया। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ को लंदन नहीं जाने दिया जाएगा। ECL में नाम भी डाल दिया गया, लेकिन आज हुकूमत और शहबाज शरीफ में खुली अदालत में मामलात तय पा गए। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस ले ली, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने अदालत को हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की पैरवी ना करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत उस्मा की बजाय खुली अदालत में ये मामला अब तय हो चुके हैं। क्या हुकूमत आइंदा 2 साल में सियासी हंगामा खेजी से बचने के लिए मफामती फार्मूला या लंदन प्लान के लिए शहबाज की परवास में रुकावटें दूर कर रही है? क्या हुकूमत समझ चुकी है कि नैब और मुर्शद साथ साथ नहीं चल सकती? क्या हुकूमत को अब ऑपोजिशन की बजाय मजीद फ्रेंडली ऑपोजिशन दरकार होगी? और इसीलिए ऑपोजिशन अब मज़ामत का जारहाना बयानिया छोड़कर मफामत की गाड़ी में सवार हो चुके हैं। तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। PTI से हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अली गौर साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियोज़ में, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी से SSC पुलेजो साहिबा हमारे साथ हैं। मुसर्रत साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा मैं। क्या खिचड़ी पक रही है? वो शहबाज शरीफ साहब जिनको आप जाने नहीं देना चाह रहे थे बाहर, आज आप देखिए ये क्या मुफाहमत हो रही है कि उन्होंने भी अपने केसेस अब पैरवी नहीं करेंगे और हुकूमत ने भी उनके खिलाफ वापस ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सुखेरा साहब, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि वो नवाज शरीफ साहब हों, वो मरीम साहिबा हों या शहबाज शरीफ साहब हों, ज़ाती प्रॉब्लम PTI की गवर्नमेंट का या हमारे जो लीडरशिप है उनका किसी के साथ भी नहीं है। इशू ये है कि जो मुल्क की जो कुछ जिन्होंने देखें, अगर इस मुल्क में करप्शन हुई तो इसमें जो PTI के जो लोग हैं या हमारे जो चेयरमैन हैं, वो हमारा ज़ाती पैसा नहीं था। वन ऑफ लाइक हमारे में से जो जितना आपका शेयर था उतना ही हमारा था टैक्स के पैसे का। जहाँ तक रह की बात, देखें, मुफाहमत करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आपके मुल्की इश्यूज़ के ऊपर फ़र्ज़ करें कि अगर ये जो हर वक्त जो भी गवर्नमेंट इलेक्शन हारती है, चाहे गवर्नमेंट के लोग हारें या अपोजिशन के लोग हारें, वो हमेशा दूसरे के ऊपर इसका इल्ज़ाम देते हैं कि हार जाने वाला दूसरे को कहता है कि ये रिगिंग करके इलेक्शन जीता है। सही। रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, हम मुफाहमत हर लेवल की करने को तैयार हैं। अगर आप मुल्क के इदारों कभी किसी PTI के रहनुमा के मुंह से ये नहीं सुना था कि हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं। मुफाहमत किन इश्यूज पे? सुन लेना, मुल्क के इश्यूज पे पहले कर लेते, मुर्शिद तो क्यों नहीं? देखें, मेरी बात सुने, मुफाहमत के ऊपर हम इनके साथ पहले दिन से बैठने को तैयार थे, हैं और रहेंगे। अगर हम वाकई इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, इश्यूज़ के ऊपर तो क्यों नहीं बैठना चाहिए? उसकी वजह यह है कि अगर आपके मुल्क के इश्यूज़, गरीब आवाम के इश्यूज़ हमारी मुफाहमत से एड्रेस होते हैं तो उसके करने में तो किसी को हर्ज नहीं है, एक्सेप्शन के साथ कि अगर कोई हमें ये कहे वो हमारे लोग हों। जैसे आपको पता ही है कि आजकल की जो सियासत, जो आजकल मीडिया की जीनत बनी हुई है, हमारे में से बहुत सारे लोग उठ के इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो क्लेम था कि खुदा रा इस चीज़ को समझें कि हम किसी के खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे कि वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए कर रहे हैं कि वो जाएँ अपने आप को, वो हमारे में से हों, वो इनमें से हों, वो इदारों को क्लियर करें। पहले रोका क्यों फिर शहबाज? देखिए, नहीं, अभी भी हम उनको देखें, हमने जो लीगल एक्शंस हैं वो लेने ही लेने हैं। अगर उनको कोर्ट्स इजाज़त देंगी, आप मुझे ये बताएं, जब शहबाज शरीफ साहब को कोर्ट्स ने इजाज़त दी थी, जो कोर्ट के SOPs थे हमने उसको फॉलो किया। अभी भी हम अवेलेबल लीगल ऑप्शन पे गए हैं, किसी ने जाके उनको पर्सनल कैपेसिटी में नहीं पकड़ा कि आप नहीं जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ठीक था? देखिए, हमने तो कभी कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर रिजर्वेशंस कानूनी जो हों, यानी कि अगर आपका लाहौर हाई कोर्ट फैसला कोई ऐसा करता है जिससे हमें लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। नहीं, हम जाएंगे ना, मैं वही तो कर रही हूँ, बात कर रही हूँ।
आप गए लेकिन वापस ले लिया ना आपने, नहीं, केस वापस ले लिया। देखें मेरी अर्ज सुने, अगर उन्होंने एप्लीकेशन ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर वापस लिया, अगर किसी ने कोई अच्छा एहसन कदम उठाया तो उसको अप्रिशिएट करें, वो हमने किया या ऑपोजिशन लीडर ने किया तो आपने भी कर लिया, मतलब आप मज़ामत की बजाय मफामत की सियासत होगी। यही मैं कहना चाहती हूँ कि जाती झगड़ा नहीं है ये, कोई वो अरीना नहीं लगा हुआ कि जिसमें पहलवानी का कोई कंपटीशन हो रहा है। देखें इश्यूज के ऊपर मैं आज देखें वेलकम करती हूँ तमाम अपोजिशन बाशमूल जितने भी अलग अलग कैपेसिटी में कोई इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इश्यूज लेके आए ना, उनकी सोल्यूशन लेके आए, हम इनके साथ बैठेंगे, हम इनके घरों में जाएंगे, जहां बुलाएंगे बैठेंगे, लेकिन उसमें जो इस मुल्क का आइन जितनी हमें इजाजत देता है हम एक्सेप्शंस नहीं किसी को दे सकते। चूंकि हमारी ऑपोजिशन को एनआरओ बुरा लगता है तो हम ये लफ्ज इसको भी हम चिढ़ाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन ये है कि हम किसी को अपनी तरफ से छूट देने का हमारे पास मैंडेट नहीं है, कानून हमें इजाजत नहीं देता। ठीक है, आपने ये कहा कि मज़ामत की बजाय मुफामत की तरफ आप जाएंगे, तो वो फिर अगर मुफामत के लिए लंदन जाना चाहेंगे तो फिर उनको जाने ये मैं नहीं कह रही, आई डोंट नो कि उन्होंने, नहीं मैंने मुफामत के लिए, वो मुफामत तो इस मुल्क में होनी है ना, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क के फैसले अनफॉर्चुनेटली बाहर होते हैं। मुझे ये लगता है कि गोरे किसी ना किसी शक्ल में, पहले भी लंदन से ही हुक्मरानी होती थी, अभी भी इस मुल्क के मेजर फैसले बाहर होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। हमें अपनी खुशी, गम, मुफामत सब कुछ, पहले आपने मुजामत और मुफामत की स्टेटमेंट, अब आपने फैसलों की स्टेटमेंट दे दी है, फ्लाइट नहीं है। खैर अली गौर साहब, आपके ख्याल में नून लीग को एनआरओ मिल गया? मैं छोटा सवाल करूंगा आपसे। मैंने ये लफ्ज नहीं बोला, मैं उनसे नून लीग से पूछ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सुखैरा साहब, बात ये है कि ये एनआरओ का लफ्ज़ तो हमने बहुत पुराना सुन रहे हैं, लेकिन हमारी ये फिर बदकिस्मती कह लें, मुझे फिर आपने सवाल इस किस्म का किया है कि एनआरओ अगर हमें मिला है तो हम तो कैद व बंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई 2 साल से जेल में है तो उसकी बेल हुई, कोई 3 दफ़ा जेल में गया, कोई 4 दफ़ा जेल में गया, और कुछ हमारे साथी तो अभी तक भी कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। जहाँ तक अगर आप नैब की बात कर रहे हैं तो वो आला अदलिया के फ़ैसले आपके सामने मौजूद हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक केस के मैं बेल का वो रेफरेंस कोट करूँगा कि जिसमें नैब को ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, नैब को पार्टियां बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैब को लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो अल्फाज हैं जो मेरे नहीं हैं, ये हमारी आला अदलिया के जजमेंट्स हैं जिन्होंने फ़ैसलों में ये बातें की। बहरहाल फिर आपने देखा कि जिस जज साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी और वो फिर उनकी वीडियो वायरल हुई, जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयानात हैं, जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की सूरत हाल आपके सामने। जब से ये हुकूमत बनी है कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिसके ऊपर कदगन ना लगाया गया हो, और ख़ास तौर पर सबसे घनौना जुर्म, और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आने वाला है सुखैरा साहब जब आप टीवी पर बैठ के सिर्फ मौसम का हाल बता सकेंगे, आवाम के दिलों की तर्जमानी नहीं कर सकेंगे, आप सिर्फ मौसम का हाल बताया करेंगे, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस तैयार हो चुका है और पूरे मीडिया पर उसकी बात हो रही है वो ये है, पहले सियासतदानों की तालाबंदी की गई ज़बानों के ऊपर, और अब जो है अब सहाफ़ियों की ज़बानों के ऊपर भी मुकम्मल ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये एक नाकाम कोशिश साबित होगी, और इस पर जाहिर है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी मैं समझता हूं कि हमारे आम शहरी हैं जो पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, वो इसको कामयाब नहीं कह दिया, फैसले बाहर हो रहे हैं, फिर अब आप कह रहे हैं जुबानों की तालाबंदी हो। मेरा ख्याल है वो इन बातों की बजाय ना जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उस पर रहते हैं। एनआरओ की बात हो रही थी, मामलात के मुखमुखा की बात हो रही थी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। ससी साहिबा, खास तौर पर मैं आज की एक बात कोट करना चाहूंगा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की। उन्होंने कहा है कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए, 1 साल में कितने मुकदमात की जुमे को 12 बजे समाअत हुई? सवाल थे उनके, एजाजुल एहसन साहब के। बताया जाए कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया? मतलब वो ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने विद इन 30 मिनट्स डिसीजन लिया। शहबाज शरीफ साहब को उनके लिए शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला हाई कोर्ट से, ठीक है। ये एजाजुल एहसन साहब कह रहे हैं, मैं कोट कर रहा हूं उनके बहुत ही रेलिवेंट बात की आपने, और बहुत ही आपका जो सवाल है ना वो बहुत अहम अहमियत का हामिल है। देखिए बात ये है, अदालत में जाना हमारा राइट है, हमारा कानूनी और आइनी राइट है। अगर इस बात की मैं तफसील से जवाब दूं तो वो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने चूंकि कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया है
تو وہ ایک عدالت نے دوسری عدالت کے فیصلے کے اوپر ریزرویشن کی ہے. ہمارے عدالت ہمارے جانے پر شہباز شریف صاحب کے اوپر پابندی لگانے کو کسی بھی عدالت نے نہیں کہا کہ درست ہے, نہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. ابھی تک تو انہوں نے عدالت کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے اس پر ایک دوسری سپریم عدالت جو ہے اس کی ججمنٹ آئی ہے. لیکن آج بھی ہمارا ہم اگر حکومت اگر ہم نہیں ابھی تک ہمارا معاملہ نمٹ گیا نہیں, ای سی ایل میں ہمارا نام ہے. ابھی ہم دوبارہ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے, سپریم کورٹ سے بھی کریں گے. اگر ہمارا دیکھیں گزارش ای سی ایل والا معاملہ وزارت داخلہ جائیں گے, حل ہو جائے. نہیں, وزارت داخلہ جائیں گے. اگر وزارت داخلہ میں اجازت نہیں دے گی تو ہم پھر دوبارہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور دوسری گزارش میں آپ کو یہ کروں, اگر زلفی بخاری صاحب عمران خان کے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے, میں اس بار کی میں پہلے کی بات کر رہا ہوں, جہاز میں بیٹھ کر اور بلیک لسٹ سے ایک فون کال کے اوپر اپنا نام نکلوا سکتے ہیں, تو ایک اپوزیشن لیڈر جو کہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے, کیا اس پر یہ پابندی کیوں ہے کہ اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے؟ جب کرونا کا پینڈیمک آیا, میں میاں نواز شریف صاحب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, جب کرونا کا کس کی تھی سر, جب جو واقعہ بتا رہے ہیں اس وقت حکومت کس کی تھی؟ اس وقت حکومت یہ نگران حکومت تھی اس وقت, جس وقت عمران خان نہیں نون لیگ کی حکومت نہیں تھی, نگران حکومت تھی. اور دوسری میں آخری بات سمیٹتے ہوئے دیکھیں, جو شہباز شریف صاحب کا ایشو ہے, جب کرونا کا پینڈیمک آیا, آخری فلائٹ تھی لندن سے لے کر وہ اس ملک میں دوبارہ آئے, اور آگے سے عمران خان صاحب کا رویہ یہ تھا کہ کرونا کے اوپر جب انہوں نے میٹنگ بلائی, جب تمام وہ قائدین بیٹھے تھے, بلاول صاحب بیٹھے تھے, شہباز شریف صاحب تھے, عمران خان صاحب تھے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی بات کر کے اٹھ گئے. انہوں نے دوسروں کی بات سننا بھی گوارا نہیں کی. یہ مفاہمت کی بات ہو رہی تھی, حالانکہ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں, یہ مسرت صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ اس چیز کی گواہ ہیں کہ انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ ہم معیشت پر بھی مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس وقت ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا تھا. آج کس منہ کے ساتھ مفاہمت کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ سسی پلیس صاحبہ, معاملات حل ہو گئے ہیں جی. آپ کے سامنے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو آج ایک کھلی عدالت میں فیصلہ کیا گیا ہے, کیسز واپس لے لیے گئے ہیں, کوئی مکمکہ ہو گیا ہے, کوئی این آر او دے دیا گیا ہے نون لیگ کو, یا پھر فرینڈلی اپوزیشن چل رہی ہے؟ بہت شکریہ سکھیرا صاحب. دیکھیں, اپوزیشن لیڈر صاحب کو جو ہے جن گراؤنڈز پر وہ جانا چاہ رہے تھے اور یہ پورا ایک پروسیس شروع تھا, اس میں تو ان کو ریلیف ملنا ہی چاہیے تھا. بلکہ ہم تو کہتے ہیں خورشید شاہ صاحب کو کیوں اب تک رکھا ہوا ہے, ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. لیکن نون لیگ اس حوالے سے ہم سے تھوڑا سا زیادہ خوش قسمت ہے کہ ان کو ریلیف عدالتوں میں مل جاتا ہے دیر سویر. اچھی بات ہے, چونکہ اپوزیشن لیڈر ایک آپ کے پاکستان کی امیج کے لیے بھی جو ہے, کیونکہ انٹرنیشنل فورمز پر جہاں ہیومن رائٹس کے حوالے سے دوسرے حوالوں سے ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف یا ویسے بھی جو ہے وہ جاری رہتی ہے, تو اس میں آپ کے ایک اپوزیشن لیڈر جو پہلے پوری اپوزیشن, آصف علی زرداری صاحب, فریال ٹالپور صاحبہ, خورشید شاہ صاحب اور دوسرے کئی سارے لوگ بار بار وہ جو ہے جیلوں میں رہے ہیں, اور ای سی ایل پہ نام بھی ابھی بہت سو کے ہماری پارٹی کے بھی رہے ہیں. تو پھر یہ اچھا امیج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی پولیٹیکل اسپیس نہیں ہے, شرنک ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی موجودگی میں, چاہے میڈیا ہو, چاہے دوسرے جو ہے مختلف فیلڈ کے لوگ ہوں. جو ایکسپریشن ہے, جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہ بھی اس کا بھی اسپیس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہاں تو میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر کو بالکل وہ پہلے بھی علاج کے حوالے سے جاتے رہے ہیں, واپس بھی آتے ہیں. اور ہم نے تو ہمیشہ جو ہے نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے, چاہے مریم بی بی کی بات ہو, اپوزیشن کے اور لیڈرز کی بات ہو, خاص کر اپوزیشن لیڈر, تو ہم نے تو اپنے لوگوں سے بھی زیادہ ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور احتجاج کی. یہاں بات جو آتی ہے, جو ہمارے گوہر بھائی نے بات کی, وہ بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کو کے لیے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں تو وہ پرومپٹ وے میں ایک بڑی امیڈیٹلی ان کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی چلی گئیں, اور اس میں کوئی بھی رکنے یا رکاوٹیں نہیں ڈالی گئی, آبسٹیکلز. میرے خیال میں اگر یہاں اصول جو ہے وہ دو سیٹ نہیں ہونے چاہیے. خان
صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ایک طرف تو وہ خود بادشاہت کے جو ہے بڑے خواہش مند ہے ایسے سسٹم کے، صدارتی سسٹم ٹائپ کو. کل بھی جہاں ایک طرف مہاتر محمد کی وہ جو بات کرے تھے وہ تو خیر بڑی وہ ان کا مقام ہے، وہ بہت کام کیا انہوں نے، لیکن کبھی کمیونسٹ پارٹی کا وہ مثال دیتے ہیں کہ جو پرماننٹ فیچرز ہیں ان کے مینیفیسٹو میں، یعنی مسلسل بندہ بیٹھا رہے. تو یہاں تو پاکستان میں پی ٹی آئی نے ڈلیور کیا ہے 3 سالوں میں. جو اب وہ خواہش مند ہے، وہ کہتے ہیں نیکسٹ الیکشن کی بات ہی نہ کی جائے. ان کا زور، ان کی پارٹی کا زور جو ہے وہ خان صاحب خوب سے خوب تر کی تلاش میں، ذاتی حوالے سے نہیں کہتی، پولیٹیکل وے میں کہتی ہوں. اسی طرح وہ وکٹمائزیشن میں بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دبوچنے کی جو ہے اس میں پورے سوسائٹی کا جو ہے وہ شکل، جو ان کا جو فیبرک جو ہے یا اسٹرکچر وہ چینج کرنے کے اس میں آ گئے ہیں، جس کی میں مذمت بھی کرتی ہوں. اور یہ طریقہ نہیں چل سکتا پاکستان نے. لیکن سسی صاحبہ اب تو سسی صاحب سوال لے لیں، یہاں یہ معاملات میٹر کرتے ہیں. اب تو معاملات چینج ہو گئے نا، اب تو معاملہ چینج ہو گئے نا. وکٹمائزیشن کی جو آپ بات کر رہی ہیں، عدالتی فیصلے ٹھیک ہے، عدالتی فیصلے تو سب مانتے ہیں، اوبے کرتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ نے جو سپریم کورٹ میں گئی وہ اپنا کیس واپس لے لیا، نون لیگ نے جو ایک کیس تھا ان کا وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا. تو بات تو یہ ہو رہی ہے نا، اب تو گورنمنٹ مفاہمت کی طرف چل پڑی ہے. میں سکھیرا صاحب اسی حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو اگر کسی کو ریلیف مل رہا ہے تو اس کو ہر چیز کو مفاہمت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن پھر وہ سسٹم، وہ جو ہے چیزیں، وہ اصول جو ہے اپوزیشن کے باقی لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، جو جن پر جو ہے بے گناہ کیسز ہیں. خوشی شاہ صاحب کی مثال آپ کے سامنے، ضمانت تک نہیں ہو رہی، تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے. اور ہمارے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اہم رکن رہ چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ لاسٹ ٹینیور میں وہ پوری پارلیمنٹ کے رہ چکے ہیں. اور اسی پی ٹی آئی کو جب استعفائیں دی تھی تو ان کو بھی جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے، ان کے لیے مدد کے لیے پہلے وہ خوشی شاہ صاحب آ جاتے تھے. بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہو یا فریال ٹالپور صاحبہ ہو یا یہ سارے لوگ، ان کے لیے تو رات کوئی ان کو بختر بند گاڑیوں میں کھینچ کر ان کو جیلوں میں پھینک دیا جاتا ہے، وہاں عدالتی کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں نظر آتی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مفاہمت کی بات بیچ میں جو نام دے کر سارے انصاف بھرے تقاضوں کو کوسچن مارک نہیں لگانا چاہیے. جس کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے اس کو. پھر ہاں باقی پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں جو پہلے بھی میں نے کہا اسپیس جو ہے سکیڑنے سے کام نہیں چلے گا. داخلی معاملات بھی ہے، بیرونی چیلنجز بھی ہے، اس میں ہم کو پولیٹیکل پارٹیز ہو یا سارے لوگ ہوں، ان کے لیے اسپیس بڑھانا ہوگا. ٹھیک ہے سر صاحب، پوائنٹ آف ویو آ گیا آپ کا، آگے پوائنٹ آف ویو. ایک بریک کی جانب جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جون کا مہینہ بجٹ کا مہینہ کہلایا جاتا ہے، اور آج خاص طور پر مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں انہوں نے ڈوبتی معیشت کا نام دیا ہے آج کی معیشت کو. اور کل مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک سیمینار بھی کیا جائے گا اور اس سیمینار کا نام بھی ڈوبتی معیشت ہی رکھا گیا ہے. آج کی پریس کانفرنس میں مفتاح اسماعیل صاحب کا کیا کہنا تھا، ذرا وہ سنتے ہیں پہلے. اپریل میں 21% مہنگائی بڑھ گئی پچھلے اپریل کے مطابق، اور اس مئی میں پچھلی مئی کی بنسبت 17% پھر مہنگائی بڑھ گئی. کھانے پینے کی چیزوں میں جو افراط زر ہے 2 سال سے وہ 10% سے نیچے کسی مہینے نہیں گیا ہے. ریئل تنخواہ، انفلیشن ایڈجسٹڈ تنخواہ لوگوں کی کم ہو رہی ہے. 21% بجلی مہنگی کری ہے عمران خان نے اس سال کے اندر. پاکستان میں جو آج مہنگائی آئی ہے وہ عمران خان کی پاور کی مہنگائی کرنے کی وجہ سے آئی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے آئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے آئی ہے، اور روپیہ چھاپا گیا ہے اس کی وجہ سے آ گئی ہے. مسعود صاحبہ، وزیر اعظم صاحب تو بڑے اچھے انڈیکیٹرز دے رہے ہیں معیشت کے، گروتھ کرتی ہوئی معیشت، گروتھ ریٹ بڑا اچھا ہے، اور خاص طور پر وزراء اور رہنما بھی پی ٹی آئی کے پچھلے کچھ دنوں سے بڑی اچھی خبریں سنا رہے ہیں معیشت کو لے کر. لیکن اپوزیشن نے، نون لیگ نے تو چارج شیٹ کر دیا آپ کو. دیکھیں جمیل، میں ہمیشہ اس چیز کی بلیور ہوں کہ ہیلدی کرٹیسزم ہماری اپنی پرفارمنس کو اچھا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کہ جو ریالٹی میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو جب اپوزیشن ہائی لائٹ کرے گی نا تو ان کا اپنا قد کاٹ بھی بڑھے گا، اور اس میں ہماری پرفارمنس اگر ہم اس کو ایز اے گڈ ول کے طور پر لیں تو ہماری پرفارمنس امپروو ہوگی، بہتر ہوگی. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک کا یہ کلچر ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کچھ اچھا جو مرضی کیا ہو، جو دیوار پہ لکھا ہوا ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ جنیرک چیزوں میں آپ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر لو. اس کے علاوہ میں شروع کرتی ہوں کووڈ سے.
जमील, कोविड की जितनी भी हमारी डिसीजन मेकिंग थी वो वक्त ने साबित किया कि वो ठीक थी, उसमें अल्लाह ताला के करम के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जो फैसले अल्लाह ने हमसे करवाए वो ठीक होते गए। उसके ऊपर भी देखें, अभी भाई फरमा रहे थे कि वो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, सब हमारे बाद सबसे बड़ा मैंडेट उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा आईनी ओहदा अपोजिशन लीडर का है, वो तशरीफ़ लाए। लेकिन मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे ये पैंडेमिक आया, लोगों ने भूल गए, लोग कौमें भूल गई, मज़हब भूल गए, इंसानियत की बात आ गई कि हमें मिल के इस सिचुएशन से निकलना है। लेकिन जो हमने फैसला किया, हमारे स्मार्ट लॉकडाउन को, माइक्रो लॉकडाउन को इंतहाई क्रिटिसाइज़ किया गया, लोगों को कंफ्यूज किया गया, SOPs पे कंफ्यूज किया गया, वो एक अलग बात है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं इकॉनमी के ऊपर। बड़ा अच्छा एक इंटेलिजेंट कोई सहाफ़ी था जिन्होंने सवाल पूछा मुफ्ता हमारे भाई से कि आपकी जो कंपनी है वो कोई सालाना कोई 35 करोड़ मुनाफा देती थी, जो कि अब डबल हो गया पिछले 9 माह। जी बिल्कुल किया साफ़ी ने सवाल। जी किया ना। ये सवाल वैसे सुना देते हैं पहले नाज़रीन को। जी सुनाए। अब मैं उससे जैसे उनका बिजनेस सवाल किया था, जैसे उनका बिजनेस अगर अच्छा हुआ है ना, तो ये इंडिकेटर है कि आपके मुल्क में चीजें इंप्रूव हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। बाकी सारी स्टैटिक्स भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल, वो सवाल सुनते हैं जी पहले। आपका भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, तो कैंडिडेट की बॉटम लाइन भी बेहतर है सुनने में। आप इसकी तस्दीक करें कि कारोबार में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप क्या समझते हैं? आप कैंडीलैंड का नफ़ा या नुकसान बढ़ गया है नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। जी मुसर साहब जी, अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में वो रहते हैं, पाकिस्तान में बिज़नेस तबाह हो गया, बर्बाद हो गया पूरे मुल्क का, पूरे मुल्क की इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इनकी कंपनी और इनकी जो माशाल्लाह कारोबार है वो एक्सेप्शन है, इस मुल्क के अंदर रहते हुए वो माशाल्लाह से दुगनी तरक्की कर रहा है। इसका उनके पास कोई लॉजिकल, हालांकि वो फिगर्स के गुरु हैं ना, आप इकोनॉमिस्ट के लिए ये फिगर्स और ये सारा कुछ, लेकिन वो इस सवाल को जिस तरह से उन्होंने टाला, और मेरी बहन साथ बैठी हुई थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने कहा ये तो सवाल ही नहीं बनता। यही तो सवाल बनता है कि अगर मेरा आपका कारोबार बहुत ऊपर जा रहा है तो मुल्क की इकॉनमी कैसे नीचे जा रही है। अब आगे सुन लें जी, GDP ये इसको जिस तरह बहस का हिस्सा मर्जी बनाए रखें, 4% उसमें इंक्रीज आई है। आगे अगर आप देखें कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 3.2 बिलियन इन मार्च, ये हाईएस्ट एवर इन द मंथ थी मार्च में। अगर मैं आगे बताऊं तो गुड्स की जो एक्सपोर्ट है, हाईएस्ट एवर इन द मंथ बट नॉट हायर in the history of Pakistan. आगे मैं बताती हूँ, करती हूँ। With this situation, मैं कोविड के हालात में जब पूरी दुनिया की मार्केट्स डाउन थी, आपकी टेक्सटाइल को रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले और आपके पास कैपेसिटी खत्म होगी मजीद ऑर्डर्स लेने की। अच्छा, आगे जो गुड्स एक्सपोर्ट थी वो कोई 21 बिलियन डॉलर बढ़ी, और उसके बाद ये कोई 25 बिलियन डॉलर तक गई। उसके बाद अगर मैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करूं, 1.4 बिलियन डॉलर इन ये दिसंबर, ये भी हाईएस्ट एवर इन द मंथ। आगे आपके ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं 23 अरब डॉलर पर मौजूद हैं, और बैरून मुल्क से जो तरसीलात थी 27 अरब डॉलर तक पहुंची। अब आगे मुझे ये बताएं कि अगर आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट का आपको पता था सरप्लस, और वो भी 773 मिलियन सरप्लस पे पड़ा हुआ है, तो ये कोई उस वक्त जबकि आपका मुल्क दिवालिया होने के करीब था, प्लस आपको इतनी बड़ी बता रही है मुसर साहबा, ये इनका फायदा तो अच्छा अगली सुने ना, आपका जो FBR है ये हमेशा हमें कहते हैं, सुने ना जमील, मैं आपको बताती हूं महंगाई कितनी कम हुई ये भी मैं बताती हूँ। अच्छा, ये हमेशा ये कहते हैं कि ये इन्होंने FBR की, मैं अगर आपको बताऊं कि पिछले साल से हमारा 14% हमने अपने आप को बीट किया, नून लीग की हुकूमत से 30% इंक्रीज है उसके रेवेन्यू में। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स की बात करें, FBR जी, टैक्स जी। अब अच्छा, उसमें मुझे ये बताएं कि जो आप जो कमोडिटीज़ की या महंगाई की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी हमेशा ये ऑयल की प्राइसेस को डिस्कस करते हैं, खित्ते में सबसे कम है, बहुत सारे ममालिक से कम है, इवन इंडिया से तो ऑलमोस्ट हम हाफ पे है, वो वहाँ डबल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इन सब से हमारी कम है पेट्रोलियम की मसला। मुझे 1 मिनट दें, आप 1 मिनट दें, ये जितने भी इंडिकेटर, मुझे ये सवाल लेके अपोजिशन के पास भी जाना है। अली गौर साहब, मैं वापस आपकी तरफ मैं महंगाई पे जरूर आपको जवाब बिल्कुल जरूर महंगाई पे भी आएंगे। अली गौर साहब, मुआशत का और जो मिफ्ता इस्माइल साहब की कंपनी है, उनका क्या आपस में कोई लेना देना नहीं है? पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे जी। देखें, अपनी वो कहते हैं कोई लेना देना नहीं है, मुआशत से क्या लेना देना मेरी कंपनी का?
नहीं, किसी भी कंपनी के जो है वो प्रॉफिट किसी साल ज़्यादा हो सकता है, किसी साल कम हो सकता है, ये फ्लक्चुएशन तो चलती तो इसका रहती है। मुआशरे से लेना देना तो है ना? नहीं, जाहिर है, मतलब है कि वो उसका जवाब तो बेहतर मिफ्ता साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका ज़ाती बिजनेस है ना, किसी के मैनेजमेंट अच्छी हो तो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन वैसे इसका मेरे ज़हन में तो ये मुनासिब जवाब है कि जब लोगों को आटा, सब्जी, गोश्त, दालें नहीं मिलेगी तो वो मिफ्ता साहब की टाफियाँ ही खाएंगे 5-5 रुपए की। वाह, तो क्या बिजनेस तो जवाब बढ़ेगा। तो अब मेरा रेलिवेंट सवाल क्या क्वेश्चन है? की तरफ आ बड़ा गए तो- इंटरेस्टिंग जवाब दिया हाँ, आपने। हाँ, इस सवाल का यही जवाब बन सकता है। अगला कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं फिर। मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा कि इतने अच्छे देखिए, मैं smart, इन्होंने sleek फिगर answer बताया, दे रहे मैंने आप भाई ये कह आज रहे हैं- ना शॉर्ट स्मार्ट स्लीक आंसर नहीं दे रहे नहीं, हैं। देखिए मैं गवर्नमेंट कह रही है बेहतरीन मईशत चल रही है हमारी, आप कह रहे हैं डूबती मईशत है हमारी, क्यों कह रहे हैं फिर आप? अवाम को आप मायूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी बहन मुशर्रफ साहिबा ने पहले कुछ फिगर कोट किए, तो मैं ज़रा जो मैं होमवर्क करके आया हूँ, उसमें कोई गलती ना हो, मैंने तो पढ़ नहीं के गलती सुनाए नहीं, हैं। आपने पढ़ जी। के सुनाए, मैंने भी कुछ चीज़ें इधर ही बैठ के लिखी हैं। जी। देखिए, हम सबसे पहले तो ग्रोथ रेट पे आजकल बड़ी बहस चल रही है। IMF कह रहा है कि 1.1 पर है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 0.5 पर है, और आपका जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो कह रहा है 1.5 से लेके -2.5 तक, ठीक है, और मूडीज़ जिसके ये बड़ी मिसालें देते हैं वो 1.5 कह रहा है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि सही क्या है, लेकिन आपको भी तो पता होगा ना हाँ, सही। मुझे पता है 85 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए एक साल के अंदर। जो मुझे पता है 13,000 अरब का कर्जा हमारे सर के ऊपर चढ़ चुका है। जिस बात का मुझे पता है बिजली हमारी 60% महंगी हो चुकी है। जो मेरे इल्म में बात है 21% जो महंगाई है सिर्फ इस एक साल में हुई है, जो इनका तीसरा साल है। जिस बात का मुझे इल्म है जो 2 साल में अफराते ज़र है वो 10% तक गया है। जिस बात का मैं उस तरफ भी आ रहा हूं, और सिर्फ मई के महीने में जो महंगाई है वो 17% तक गई है। और मैं इस बात को चैलेंज करता हूं, 5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे, खत्ते गुर्बत से नीचे गए हैं। और जो मैं गोश गुजार करना चाहता हूं, हाँ एक जगह इंप्रूवमेंट हुई है, देखिए तारीफ करनी चाहिए, सबसे ज्यादा कमाई बढ़ी है इमरान खान और उसकी काबीना की, उनकी आमदन में बिल्कुल इजाफा। सर ज़राअत ने वो सारे लोग अमीर हो गए। तो शुक्र है मुशर्रफ साहिबा काबीना में शामिल नहीं। ज़राअत के रिकॉर्ड्स भी बताए ना हमारे। हाँ जी, ज़राअत के रिकॉर्ड्स भी तो बताए ना। देखिए, हाँ, रिकॉर्ड गंदम पैदा किया है, बिल्कुल हमने रिकॉर्ड गन्ना पैदा किया है। सुखेरा साहब, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर आपका बैकग्राउंड भी एक ज़रई इलाके से, और मेरा भी उधर। बिल्कुल, आपका गुजारिश ये है, मुझे ये बताएं, 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये चाय का कप जो है ये 10 रुपए में बिकता है, और यूं ही कह लें कि मैं चाय बेच रहा हूँ, पहले ये 5 रुपए का बिकता था, तो यकीनी तौर पर कहेंगे ना कि रेट बढ़ गया। और इसमें पत्ती और चीनी डाली है, वो पहले इसमें 1 रुपए की डलती हो और अब इसमें 9 रुपए की डालनी पड़े मुझे, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपया। एग्रीकल्चर में इत्तेफाक ऐसा है, बिल्कुल ये मुशर्रफ साहबा भी जानती होंगी, जमशेद साहब जो हमारे मोहतरम भाई हैं, देखें ज़राअत के शोबा में और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं पॉजिटिव गुजारिश करने लगा हूँ। अगर हम उसकी इनपुट्स बढ़ा देंगे, जब हम महंगी बिजली देंगे, जब हम महंगी खादें देंगे, जब हम महंगे पेस्टिसाइड देंगे, इतनी बैड सिचुएशन है, जब हम महंगी चीजें, तो वो अगर तो मज़ामत की तरफ जाए ना, अगर ज़रई अजनास की कीमत 4 रुपए बढ़ भी गई है तो उसका इम्पैक्ट आपको लोगों की लाइफ पे नजर नहीं आएगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर इतने बैड इंडिकेटर्स हैं, मईशत इतनी खराब है, तो आप मफामत की सियासत कर रहे हैं, अपोजिशन, आप मज़ामत की सियासत करें, आप बताएं सारी चीजें। ब्रेक के बाद शशि साहिबा मैं आपकी तरफ आऊंगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शशि साहब आपकी तरफ आऊंगा मैं। मईशत पर आपने हुकूमती और नून लीगी मौक़िफ़ सुना, आप क्या कहेंगी मईशत पे? जो इंडिकेटर्स वज़ीर आज़म साहब पीटीआई की जानिब से बताया जाता है बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, उसी पर नून लीग तनकीद करती है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? सुखेरा साहब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जितना टाइम उनको दिया हमारी बहन को, कम से कम उसका आधे जितना मुझे भी मिलेगा। जी बिल्कुल। सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें सिर्फ सामने रखने के बड़े कंट्राडिक्शंस हैं।
हर किसी को राइट है अपनी पार्टी को डिफेंड करे, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की ओवरऑल मशहद की बात होती है तो कम से कम चीज़ों को इतना, अगर हालत बिल्कुल जो कमज़ोर तबका है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सही कहा कि निशाने पर भी कमज़ोर तबका है, अमीरों को तो एमनेस्टी किसी न किसी हवाले से पीटीआई की हुकूमत में मिल रही है। ये जो बात करें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो ग्रोथ रेट के हवाले से, वो तो हमारे गौर भाई ने दिए, बिल्कुल ठीक है कि वहाँ कंट्राडिक्शन से फ़र्क है, बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, उनके भी इदारे, खुद इंटरनेशनल IMF और वर्ल्ड बैंक के भी उन्होंने बताया। इस वक्त जो गुर्बत जो आदाद शुमार आ रहे हैं जो इंटरनेशनल उसके के हवाले से, वो 49% जो है, ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार के हवाले से 2018 तक जो है 6 पॉइंट समथिंग था, अभी जो है 15 बेरोजगारी 15 पॉइंट समथिंग जो है इस हवाले से जो बढ़ गया, तो ये किसको जाएगा? या हालत ये है जो आज हमारे मिनिस्टर साहबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सर्कुलर डेप के हवाले से कि 1100 अब 2500 अरब की हम बात तक पहुंच गए हैं। इस हवाले से मेरे ख्याल में कि ये अभी भी पहले से ही टैक्सेस के बार तले अवाम दबा हुआ है। उस पर ये बजट में देखें, जब बजट आता है ना तो यहाँ वहाँ से फिगर्स करके ये वहाँ बड़ा अच्छा दिखाने की हर हुकूमत कोशिश करती है अपने तरीके तयन, लेकिन अगर ये हालत होती तो पाकिस्तान के अवाम की जो 3 सालों में हालत हुई थी, जहाँ ट्रेडर से आम ट्रेडर से लेकर जो ज़राई, मैं भी छोटी बड़ी आबादगार हूँ, हकीकत ये है कि इस वक्त न पानी है और न सूरत हाल ऐसी है कि हम जो जहाँ जहाँ हमने कपास से लेकर दूसरी चीज़ें करनी थी तो उस हाल में ही नहीं है। और फिर भी उन्होंने फिर कोशिश की, उन्होंने जिसको हमने सेनेट में रोका, उन्होंने हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने की कोशिश की, जहाँ सूबों की परफॉर्मेंस टैक्स कलेक्शन में बेहतर रही है, उन्होंने कहा वो भी जो है वफाक के पास आ जाए। इवन एग्री टैक्स के हवाले से जो है वो उनका दिल खुश नहीं था, जो तबका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिंध की मैं बात करूं, आपकी 23 से 25% की आपकी जो कंट्रीब्यूशन है सिंध की तरफ से उसमें, तो फिर भी पानी भी बंद है, ये सारी चीजें। आप आ जाए इनके जो हवालों से जो ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, तो शौकत तरीन साहब जो आते ही उन्होंने कहा कि इस वक्त तक पॉलिसी भले 4 मिनिस्टर्स बदल दिया हमेशा बजट आने से पहले। उन्होंने कहा IMF से जो है ये बात करके काफी हवालों से जो गरीब जो तनख्वाहदार तबका है उस पर बोझ कम कर सकते थे। 3 साल बगैर किसी उसमें लोगों ने इतना, यानी बिजली के अलग, नेपरा के जद में वो अलग रहे, वो जो है आपके ऑयल उसके गैस के बिल्स के हवाले से वो अलग रहे, आपकी इन्फ्लेशन इस वक्त जो है पहले से ही 20% को छू रही है। क्या ये कम बात है? ये आम जो बंदा है अभी भी जो नजला गिरेगा बजट में, आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल भी प्रो किसान ये बजट लास्ट टाइम भी हमारी रिकमेंडेशंस में नहीं, उनकी पार्टी के लोगों ने उठकर बजट के सेशंस में उठकर कहा कि ये जो है किसान दुश्मन बजट है, ये मजदूर दुश्मन बजट है, क्योंकि उन्होंने एक महीने में 6 मरतबा जो पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं। फिर लेकिन ससी साहबा की जो है वो चीजें बताकर हम भी चाहते हैं। अच्छा, लेकिन ये बताएं ससी साहबा, अगर सिचुएशंस को देखा जाए, सही साहब सवाल ले लें, अगर सिचुएशन को देखें, कोविड सिचुएशन देखें, टिड्डी दल का हमला आपके सामने है, पिछले सालों में जो मौसमी हालात आपके सामने है, इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अगर एनालिसिस किया जाए तो उस हिसाब से भी आपको लग रहा है कि मईशत का बहुत बुरा हाल है? कोविड के हवाले से पूरी दुनिया में बिल्कुल फर्क पड़ा, लेकिन यहाँ आपको पता है कि ये सिंध हुकूमत की अगर वो पॉलिसी NCOC की अपनी एक रही डायरेक्शन, वो अलग बात है, इसमें तबसरा ने अच्छी चीज़ें भी रही, लेकिन जो कड़ी चीज़ें थी ना, अभी फरमाया जा रहा था कि SOPs पे उस तरह हमने ही वो SOPs, हम पर कितनी तनकीद हुई, CM सिंध पर कितनी तनकीद हुई, बिलावल साहब पे कितनी तनकीद हुई, बड़ा कड़ा कठिन मरला था, क्योंकि हम उनकी हुकूमत नहीं है, PTI वाहिद सूबा है जहाँ PTI की हुकूमत नहीं है, तो उसमें सिंध का कंट्रीब्यूशन है। टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी SBR के हवाले से भी जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड को आप जो है वो बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। बाकी मैशी हालात जो है, सूरत हाल ये है कि आपके जो है ये एग्रीकल्चर यहाँ वहां से वो करके, बाकी इन्फ्लेशन के हवाले से जो आम आदमी पर, और आपके पता है किस्म के जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है एक आम आदमी पे पड़ते हैं, और एक आम खादार या एक किसान जो है जिसको न पानी भी पूरा नहीं मिल रहा, अपनी बच्ची का जहेज बेचकर वो जो है मामला चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया साहबा। यही सवाल लेके मैं मुसर्रत साहब की तरफ जाता हूं कि अगर इतनी अच्छी सूरत हाल है मईशत की,
इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, और क्या यही वजह बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्या यही वजह है कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है जिसका आपने जिक्र किया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी, महंगाई जो है वो अपनी पीक पे है, बट टैक्स इकट्ठा कर लिए, ठीक है, आवाम को रिलीफ मिले ना मिले? देखें, 2-3 बातें हैं जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ड्यूरिंग ये आपको पता है कि ये 2 साल पूरी दुनिया के लिए नॉर्मल नहीं थे, ये नॉर्मल 2 इयर्स के अंदर ये परफॉर्मेंस देना, बहरहाल विद दैट पुअर इकोनॉमी जो कि हमें मिली थी जिस कंडीशन में, उसमें मेरा ख्याल है कि ये हमें किसी से सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, जितनी मर्जी अच्छी अरेंजमेंट हम कर, मैं बताऊं, अच्छा जी मैं उसी के ऊपर आ रही हूँ, दवाइयाँ फिर 30% महंगी हो गई। जमील साहब मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। अब ये देखें कि ये हमेशा पाकिस्तान में वावेला मचता है, ऑयल पूरी दुनिया में 178% इंक्रीज आया उसकी प्राइस में, पाकिस्तान में 45%, इसको चैलेंज कर ले मेरे दोनों बहन भाई। आगे आप जो आटा है 27% इंक्रीज आया उसकी प्राइस में वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में 28% आया। उसके बाद आप चीनी की बात करें तो 56% इंक्रीज दुनिया में, आपके मुल्क में 18% एज ऑफ नाउ। 76% जो एडिबल ऑयल है ये बढ़ा है उसकी कीमतें दुनिया में, और आपकी डोमेस्टिक इंक्रीज है 21% इंक्रीज है। और ये इंक्रीज जो है ना, ये भी आई एग्री, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, उस पोर्शन के हिसाब से हम देखें तो हमारे मुल्क में बड़ी ज़रूर है कम, लेकिन ये बात मैं एग्री करती हूँ कि जब लोगों की कुव्वत खरीद कम है तो इतनी इंक्रीज भी उनको ऑफ कोर्स भारी पड़ती है। अब उसके लिए अगली जो बात कि जो चीज़ें इंप्रूवमेंट जिनमें हुई है उनको प्लीज़ ये उसको इग्नोर कर नहीं सकते। मसलन 1100 अरब रुपया आपका किसान को मिला है, जिसकी वजह से किसान को जब वो हमेशा ये एक इंटरनेशनल स्टैटिक्स हैं कि जब किसान को 1 रुपया मिलता है तो वो 4 गुना उसका आपको पे बैक करता है, क्योंकि वो जो पैसा उसको मिलता है ज़मीन में वो डालता है, लगाता है, तो उससे फिर पैदावार भी बढ़ती है और फिर ऑफ कोर्स आपके मुल्क में उसकी इकोनॉमी का पहिया कैसे चलता है। रिकॉर्ड ट्रैक्टर की सेल हुई है, ज़मींदारों ने खरीदे हैं, पैसा था तो खरीदे, रिकॉर्ड कारें भी की हैं, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल भी किए हैं। अब आगे 1100 अरब रुपए की सर्कुलेशन बहरहाल मायने रखती है। आगे जहाँ तक रह गई बात, मेरी बहन अभी जो बता रही थी, भाई फरमा रहे थे, बात तो ठीक है, जो बिजली के महंगे मंसूबे ये करके गए हैं, हमने तो आते साथ डैम्स बनाना शुरू कर दिए, 10 मुख्तलिफ डैम्स छोटे बड़ों के ऊपर काम जारी है। जब उनसे हम बिजली की पैदावार करेंगे, एक तो आपके एनवायरनमेंट के ऊपर उसका अच्छा असर पड़ेगा, प्लस सस्ते निरखों में बिजली मुहैया करेंगे हम, सब्सिडाइज रेट पे ऑफ कोर्स इंडस्ट्री को भी और आपके डोमेस्टिक उसके इस्तेमाल के लिए भी। देखें, मैं ये कहती हूँ कि ये बात ठीक है कि दूध और शहद की नहरें कोई नहीं बह रही, लेकिन पिछले 72 सालों में जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, अगर हम उसको कंपैरिजन में देखें, जबकि मुल्क के ऊपर सिर्फ नहीं पूरी दुनिया के ऊपर आफत ज़दा ये 2 साल थे, तो पाकिस्तान के ये 3 साल फिर भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर रहे। हमने रिकॉर्ड तादाद में कर्जे वापस किए, आगे इंशाल्लाह जब कर्जों के सूद की रकम कम होती जा रही है, फिर मजीद जो हम कर्जे लेंगे, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अगले 2 सालों के बाद कर्जे लेने की नौबत ही ना आए, उससे हम निकाल लें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई हमसे ये तवक्को करता है कि मुख्तलिफ अदवार में, चलो ये कहते हैं, बड़ा जो डेमोक्रेट्स हैं वो माइंड करते हैं कि 70 साल हमने हुकूमत नहीं की, जितने भी मिले 50 मिले, 45 मिले, 40 मिले, उनमें बहरहाल कर्जा बढ़ा है, कम कोई नहीं हुआ। हम ये कहते हैं कि हम जिन स्लोगन्स के साथ आए थे, एक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और हेल्थ देखो, उन पे हम काम कर रहे हैं। देखें, हेल्थ हमने आप केपी को हमने पूरा हेल्थ कवर दी है, पूरे पंजाब को हम कवर करने जा रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आपसे मैंने पहले एग्री किया है कि ये जो लोगों की कुव्वत खरीद को बढ़ाना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि मिनिमम वेजेस अब 21,500 है, लेकिन हमने आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जाता है, खासतौर पर फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि हमने अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ा दी, ऐसी भी बातें सुनने को मिली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हमने इकोनॉमी की बात की है, जहां मुसर्रत साहब आपने अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात की है, हमने इन्फ्लेशन पे सवालात उठाए हैं, वहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिफॉर्म्स की। जहां आप इंतखाबी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वहीं सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट में। आज भी उखाड़ पिछाड़ हुई है, पिछले साल भी हुई, हमने देखा आपकी गवर्नमेंट में पहले भी इसी तरह की तब्दीलियां की गई, लेकिन रिफॉर्म्स की तरफ आप जब भी गए आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं पहले तो नाजरीन को इमरान खान साहब का वो शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं कि वो क्या कहते थे रिफॉर्म्स के हवाले से, फिर आपसे सवाल करता हूं।
कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। बजाय पुलिस को प्रोफेशनल करें, इस्लाहत करें, गैर सियासी बनाएं, आपने उनकी वर्दियां बदल दी। आप पुलिस में मेरिट ले आए और सियासी मुदाखलत खत्म कर दें तो वो दुनिया की पुलिस का मुकाबला कर सकती है पाकिस्तान की पुलिस। मुसर्रत साहब, नून लीग की गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, खासतौर पर पुलिस रिफॉर्म्स की जब आपने बात की, कोशिश भी की आपने, जिन साहब को बुलाया गया वो भी रिजाइन दे के चले गए, रिफॉर्म्स की तरफ कब आ रहे हैं? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर इसमें उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जब ये बात कर रहे थे। देखें, हमने सबसे पहले हमारे बस में पहला स्टेप क्या था? डीपोलिटिसाइज करना, डिपार्टमेंट्स को इन्फ्लुएंस ख़त्म करना, वो हमने किया। पहली प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी जिसमें उनको पार्टी के अंदर से और हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने इस चीज़ का बहुत के जो हल्कों की सियासत करते हैं इस चीज़ का माइंड भी किया और दुखी भी हुए कि प्राइम मिनिस्टर ने पहला आके फ्री हैंड दिया ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, कि आपको अगर मेरा कोई MP, MNA, मिनिस्टर भी किसी गलत चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करें तो आपने मेरिट के ऊपर फैसले करने हैं। फिर उसका रिजल्ट ये निकला कि वो मेरिट उस तरह से हमें होता हुआ नजर नहीं आया। ये मेरिट अवाम को भी इंसाफ दिला, जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बात है ना, वो मेरिट वही होता है ना कि आप हक और सच पे मबनी फैसले करें अवाम को। अब मैं जो अर्ज करूं, जो हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, हमने इतने IGs बदले, बिल्कुल उसकी वजह जमील याद रखो, आपकी पार्टी के अपने लोग कहते हैं रिश्वत के रेट डबल हो गए। मेरी बात तो सुन लें कि ये मुमकिन नहीं होता कि कोई सिटिंग मिनिस्टर या कोई MPA और CM, सबसे ज़्यादा मैं CM पे फोकस करूंगी, कि वो कोई काम के और उनके काम होते हैं, सारे हमारे काम होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्यों चेंज हुए बार बार, कि जो हम इनसे चाहते थे परफॉर्मेंस, कि अवाम को भी ये उसी तरह से ही सर्विस दें, वो अनफॉर्चुनेटली उसमें हम काफ़ी हद तक हमें मुश्किलात का सामना रहा। अब हम क्या, देखें मेरी बात सुने, हमें ये हमेशा कहा जाता है हम ब्यूरोक्रेसी खुद से नहीं लेके आ सकते, घर से नहीं लेके आनी। हमने जो अवेलेबल लोग हैं उनमें से जो हमें लगता है कि ये बेस्ट होगा, शायद ये परफॉर्म कर ले, दूसरे को चेंज किए जाने की वजह भी नए आने वाले को पता होती है। इसी बेस पे हो रही है, बिल्कुल, शायद कोई काम कर ले। जी, अब रिफॉर्म्स पे हम काम कर रहे हैं, ये मैं अर्ज कर दूं। ये पूरी उसकी वजह ये है कि आपके पूरे सिस्टम के अंदर इनकी कानूनी तौर पर देखें कि अगर कोई काम कर रहा है, जैसे अगर आप दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं, इफ ही इज वर्किंग डे एंड नाइट और आपको आपकी नौकरी पक्की है, आप काम करें ना करें, यहाँ पे ये है इंक्रीमेंट्स, उनकी प्रमोशंस, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिवाय कि जिसकी मेगा करप्शन पकड़ी जाए। नहीं जी, हम लोग कर रहे हैं, अब हम इसको कानून साजी के तहत ही कर सकते हैं। हम इसको 3 सालों में आपको नाकामी का सामना दूसरी बात जहां तक रहेगी, देखें हमने अपने तौर पर हत्तुल इम्कान हमने कोशिश की है अवेलेबल लॉट के साथ। और एक मैं और बात करूं, मैं सबके बारे में ये हरगिज नहीं कह रही, यहाँ पे पुलिस से भी लोग शहादतें भी देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी हैं जो काम करते हैं, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जिनका खमीर इस चीज पे है कि वो जिस तरह से आपको पता है जो प्रैक्टिसेस होती रही और जो इवन ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी लोग ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहे हैं करप्ट सिस्टम्स के, बल्कि ये सहूलतकार थे अपने जो भी माजी में हुक्मरान तबका रहा, और वो उनको ये ट्रांसपेरेंसी वाला, ये मेरिट वाला और ये करप्शन फ्री जो है ना, ये उन्हें बातें हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दैट्स व्हाई दे आर पार्ट ऑफ कि हमारी गवर्नमेंट फेल हो जाए, जो कि इंशाल्लाह नहीं होगी, और हम इंशाल्लाह इन्हीं में से अच्छे लोगों को आगे लाएंगे। ये आपके भर्ती किए हुए लोग थे, और आप मुझे ये बताएं, आपको 3 सालों में रिफॉर्म्स नजर आई? हम तो खाली 3 साल बेचारे 3 साल वाले। देखें, बात यह है कि आपने 3 साल में इतने सूट नहीं बदले जितने यहाँ के IG और चीफ सेक्रेटरीज बदल गए, ये तो एक हकीकत है। और मैं इनके मेरिट की सबसे बड़ी, लाहौर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है और कैपिटल है प्रोविंशियल हमारा, यहाँ के CCPO से उमर शेख से अंदाज़ा कर लें कि जब मेरा ख्याल है इस बात की मुसर्रत साहिबा भी तायीद करेंगी कि जब एक ख़ातून के साथ इतना बड़ा सानिया हुआ, वाक़या पेश आया, और उस वक्त उन्होंने क्या अल्फाज कहे और किस तरह से उस केस को डील किया, और अफसोस, आपने ठीक किया। और अफसोस की बात ये कि उस वक्त का आपका ये जो मिस्टर एहतसाब खान है, वो क्या नाम है उसका, शहजाद अकबर साहब, वो उसके साथ एक लेवल ये है कि वो CCPO के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, उसकी सपोर्ट में उसके साथ खड़े होके, मतलब पूरे पाकिस्तान में हर आदमी ने उस चीज को जो है वो बुरा बनाया। वो हर औरत किसी न किसी की माँ है, बहन है, बीवी है, लेकिन नहीं, पॉइंट मेरे एक सेकंड, बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं बदली। मैं आखिर में मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, अभी आप कह रहे थे
کہ بجٹ خسارے پہ بات ہوئی, ٹیکس کے آپ کے کلیکشن پہ بات ہوئی, مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال میں انہوں نے ٹیکس اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہیں کیے, ریونیو ٹارگٹس انہوں نے اچیو نہیں کیے اپنے, اور یہ ڈیفیسٹ کی بات کرتے, بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کیوں نہیں؟ ٹھیک ہو گیا سسی صاحبہ, سیم پولیس ریفارمز پہ بات ہو رہی ہے, تیسری بار آپ کی بھی سندھ میں گورنمنٹ ہے, تو کیا ریفارمز پر آپ نے کیا ریفارمز کیا ابھی تک؟ آپ تو ساری ٹائم ملا ہماری بہن کو, وہ بھی غلط اعداد و شمار کے حوالے سے غلط سنیریو پیش کیا گیا ہے. ایسا ہوتا تو یہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہوتی, اتنا زبردست انہوں نے کھینچا ہے. خیر خواب بس 1 منٹ رہ گیا میرے پاس سسی صاحبہ, جلدی سے کامنٹ چاہیے آپ کا. سارا زور جو ہے پولیس ریفارمز کی ہر صوبے میں ضرورت ہے, اور سندھ پولیس نے تو کافی امپروو سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے اس میں, اور ہم نے اگر امپروو کیا ہے سندھ میں پولیس نے, تو کچے کے علاقے میں کیا چل رہا ہے آپ دیکھ لیں. چیمہ صاحبہ کو آپ نے اتنا ٹائم دیا, 2 لفظ میرے بھی آپ کو سننے پڑیں گے. جی میں سوال دے رہا ہوں آپ کو. کبھی بھی وفاق اپنے دوسرے صوبوں میں مداخلت نہیں کرتا. یہاں آئی جی کے چینج ہونے نہ ہونے پر سارا ڈنڈا سارا پریشر سندھ میں رہتا ہے. یہاں جو ہے ریفارمز کی بات آتی ہے الیکشن کمیشن کی, تو وہ آرڈیننس کے تھرو لے کر آنا چاہتے ہیں. میڈیا میں بہتری کی وجہ ایک جگہ وہ بل پاس کرتے ہیں, اور دوسری طرف ڈنڈا دکھا کر لوگوں کو جو ہے وہ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں ذہنی. یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. پولیس اہم ادارہ ہے, اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے ٹائم بالکل لگے گا, لیکن دوسرے صوبوں میں بھی یہ دیکھ لیں, ہم نے کافی بہتر ہم نے کیا. اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا تو ہمارے جو ہے ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی صوبوں کی نسبت سندھ گورنمنٹ نے اس پر ریفارمز اور پولیس ریفارم پر زیادہ کام. سسی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, علی گور صاحب اور مسرت صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایکسپریس نیوز پر ابھی ایک بریک کے بعد آپ 9 بجے کا خبرنامہ دیکھ سکیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.